और रोज रात कहते हैं कि आज बड़ा आनंद रहा, आज बड़ा आनंद रहा, या आज की रात आनंद में बीती। लेकिन 33 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वास्तव में रात आनंद में बीतने वाली है। मैं आप सबका आभारी हूं, इस समिति का, वाइब्रेंट चरोत्तर के सभी सदस्यों का, आप सबका। हमारी प्रथम नागरिक भी बैठी हैं और अधिशासी प्रमुख एग्जीक्यूटिव फर्स्ट भी बैठे हुए हैं, उनका भी बहुत आभारी हूं कि आप सब यहां आए हैं। हम हिंदी माँ के बेटे हैं और संत नरसी की भाषा गुजराती हमारी बड़ी मौसी है। आज ये माँ के बेटे मौसी के बच्चों से मिलने के लिए आए हैं, इसलिए लगता है कि ज़्यादा प्रेम बरसेगा। गुजरात अपने आप में एक दिव्य जगह है और विशेष रूप से आज इसलिए भी थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आने पर कि भारत की दो बड़ी विचारधाराओं और दो बड़ी धाराओं के जनक यहाँ पैदा हुए। इस देश की आत्मा का निर्माण पूज्य बापू ने किया। ये बात अलग है कि आजकल व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाले कुछ बच्चे बापू के विषय में भी अनर्गल कहते हैं। पिताजी 15,000 रुपए का मोबाइल दिला देते हैं, ओप्पो। लड़का सुबह ही सुबह शुरू हो जाता है पोपो, और बापू को गाली देता है। जिसकी औकात अपने बापू के सामने बोलने की नहीं है, वो अंग्रेजों के सामने खड़े होने वाले बापू को गाली दे देता है। बड़ा आश्चर्य है। अगर भारत की आत्मा का निर्माण बापू ने किया तो टुकड़ों टुकड़ों में बिखरी हुई इस मातृभूमि को 1000 वर्ष बाद बिना किसी रक्तपात के, बिना किसी विरोध के, दो बाहों में मिलाकर इस भारत माता के स्वरूप को पूर्ण कर देने वाले सरदार पटेल को आपने जन्म दिया। यह सरदार साहब की जन्मभूमि है जहां हम आए हैं। सरदार साहब यहीं पैदा हुए और भारत की मातृ संस्था है। या माओं की अपनी सीमा है बच्चों को दूध पिलाकर बड़ा करने की। जहां माओं की सीमाएं चूक जाती हैं या किसी विशेष व्यवस्था में बंधकर विवश हो जाती हैं, वहां अमूल्य की दुग्ध धारा बहने लगती है और भारत के बच्चे आकार पाते हैं। सबसे पहली दुग्ध क्रांति करने वाले डॉक्टर कुरियन वर्गीज जैसे महनीय ऋषि को भी मैं प्रणाम करता हूं। आज अच्छा लग रहा है कि एक ऐसे परिसर में मैं हजारों लोगों के सामने यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मैं अपने मित्रों से आपका परिचय कराता हूँ, जो देश के बहुत महनीय नाम इस मंच पर बैठे हैं। ठीक इस कोने में वीर भूमि बुंदेलखंड से, जहाँ के आला ऊदल प्रसिद्ध हैं, जहाँ के महाराज छत्रसाल ने अपनी वीरता की नई गाथा गढ़ी, उसी छतरपुर से वीर रस के एक बहुत अद्भुत कवि अभिराम पाठक यहां पर आए। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। अभिराम को आप जब सुनेंगे तो आपकी नसों में जो दूध है वो और अधिक गाढ़ा होकर और अधिक गर्म होकर देश के दुश्मनों के खिलाफ हुंकार भरने के लिए विवश हो जाएगा। मायानगरी मुंबई से दिनेश बावरा आए ने, आपने कई बार टीवी पर देखा होगा, कई बार लाफ्टर चैनल में भी कई बार आए हैं, कई चैनलों पर आते हैं, कई बार आधी रात डिस्कवरी पे भी आते हैं। हाँ, वहां भी चूहे बिल्ली का खेल दिखाया जाता है। ये जो कवि बैठे हैं रमेश मुस्कान जी, ये आगरा से आए हैं। हर कवि को जीवन में एक आध बार आगरा जाना पड़ता है। हम लोग लौट आए हैं, ये वहीं रहते हैं, तो समझ लीजिए कितने बड़े कवि हैं। जब वो पढ़ेंगे तो आपको उनकी हरकतों से भी पता चलेगा कि वह वहां परमानेंट क्यों रहते हैं। हम लोग मुस्कान फैलाते हैं, उन्होंने अपने नाम के साथ ही चिपका रखी है। देश के एक बहुत लोकप्रिय कवि और पिछले 2-2.5 दशक से हिंदी कवि सम्मेलनों में बड़ा रस बरसाने वाले, ठहाकों का हिमालय खड़े करने वाले, चंबल के किनारे से कोटा के पास एक जिला है बारां, उस बारां से हिंदी कवि सम्मेलनों के बड़े लोकप्रिय कवि हास्य व्यंग के भाई श्री सुरेंद्र यादवेंद्र यहाँ पर हैं। आप उनका भी एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इस मंच की एकमात्र कवयित्री श्वेता सिंह मूलतः गोरखपुर की हैं
लेकिन पिछले कुछ वर्षों से विवाह के बाद आपके बहुत निकट वडोदरा में रहती हैं। मुझे आशा थी कि ज्यादा ताली बजेंगे, क्योंकि आप जिन लोगों को यूपी भेजते हैं उनका हम ज्यादा स्वागत करते हैं। ये एक बार बनारस गई थी, मुझे याद है, दैनिक जागरण का प्रोग्राम था, 15-20 हजार आदमी थे, तो उसने एक आध मुक्तक सुनाई तो थोड़ा ताली कम आई, तो उसने बनारस के लोगों से कहा कि मैं गुजरात से आई हूं, मेरा ज्यादा स्वागत करिए। तो मैंने कहा बनारस वालों ने उसे इसलिए नहीं चुना कि गुजरात से आया है, इसलिए चुना कि हरकतें भी वैसी थी जैसी बनारस वालों की हैं। तो ये गुजरात में आ गई है, इसलिए दोनों का इसमें संयोग है। ये हमारे आज के कवि हैं। मेरा नाम कुमार विश्वास है। आपकी आंखों में थोड़ी शर्म और हाथों में शक्ति शेष हो तो एक बार मेरे लिए भी ताली बजा सकते हैं आप। बहुत अच्छा। स्वरों, व्यंजनों, शब्दों, वाक्यों, सर्ग, प्रबंधों की निर्मात्री मां वागीश्वरी का स्तवन करते हैं और उसकी कृपा की कामना करते हैं कि आज रात एक ऐसी रसवर्षा हो। मुझे पता नहीं कि आनंद में पहले कवि सम्मेलन हुए या नहीं हुए हैं, होते रहे होंगे, मैं तो पहली बार ही आया हूं। मैं 30 वर्ष से अधिक समय से मंच पर हूं। अगर मैं पहली बार आया हूं तो समझ लीजिए कि फिर क्या स्थिति रहेगी, मतलब आगे कब आना होगा, इसी गति से रहा तो जो भी है वो आज की रात आप आनंद लीजिए, क्योंकि ये मुलाकात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, आज सी बात फिर नहीं होगी। ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। तो मानसून से पहले कवियों का मानसून आपके द्वार पर है। इनमें सबसे अच्छे श्रोता मुझे आते ही दिख गए, वो जो पीछे फंसे हुए हैं वो असली वाले हैं, जो पीछे खड़े हुए पीछे ताली बजा रहे हैं, क्योंकि ये जो आगे बैठे हैं ये बुलाए गए हैं, वो आए हैं जो पीछे बैठे हैं, यही अंतर है, वो है असली। हाँ, ये जितने सोफे पर पसरे हुए हैं ये शहर के बड़े वाले हैं, और किसी को जब मिल जाता है तो वो पसर जाता है कि अपने को क्या ताली बजानी, वो बजा लेगा पीछे वाला। लेकिन आगे बैठे हुए नगर के बड़े वाले लोगों, आपसे निवेदन है कि कई काम खुद करने पड़ते हैं। मैं बंबई गया था एक एंटरप्रेन्योर मीट में, वहां 1000 2-2 हजार करोड़ के टर्नओवर के लोग आए हुए थे। उस सामने एक 25-26 साल का लड़का बैठा था, बोले जी इनका 3000 करोड़ का टर्नओवर है, स्टार्टअप बनाया था 3 साल पहले। मैंने कहा बहुत अच्छा है। मैंने इतनी मेहनत की, इतनी बातें सुनाई, वो हंसे नहीं। मैंने कहा भाई साहब आप हंस वस नहीं रहे कैसे? बोले नहीं, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैंने लोग रखे हुए हैं। फिर ताली नहीं बजाए। मैंने कहा आप ताली नहीं बजा रहे, आपको कविता पसंद नहीं आई क्या? बोले नहीं, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैंने लोग रखे हुए हैं। अभी पिछले दिनों पता चला कि उनकी शादी हुई है। तो कुछ काम खुद करने पड़ते हैं, लोग रखने से नहीं चलता। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग इतने सफल नहीं होंगे कि हर काम के लिए लोग रख रखे होंगे। जो ऐसे सफल ना हो वो एक बार दोनों हाथ आकाश में उठा के जोरदार तालियां बजा के आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। मैं मंगल मनाता हूं इस देश का, मैं मंगल मनाता हूं गुजरात का, और देश इस समय चुनौतियों से जूझ रहा है। कश्मीर से जलने की आवाजें आ रही हैं, हम रोज अपने बेटों के शव ढूंढ रहे हैं। और आप किसी पार्टी से नाता रखते हो, निश्चित रूप से यहां सरकार जिस पार्टी के उसके ज्यादा लोग होंगे, कांग्रेस के भी कुछ बचे होंगे तो होंगे ही नहीं। मतलब होता क्या है, प्रतिपक्ष का आदमी डरा डरा रहता है थोड़ा, उसको लगता है भीड़ दूसरों की ज्यादा, अपन कम बोले। लेकिन आप चिंता मत करना, ये लोग जितने भी हैं इनका किसी राजनीतिक दल से लेना देना नहीं है, अपना था। सच बोलना चाहिए। अभी मैं पीछे आया तो 2 पत्रकार मिल गए, बोले साहब पॉलिटिक्स पे कुछ बोलेंगे क्या? मैंने कहा नहीं यार, कवि सम्मेलन है, कविता के लिए आए हैं, राजनीति पे क्यों बोलेंगे? बोले आपने भी तो की थी। मैंने कहा हाँ हमने की थी, बाद में हमारे साथ हो गई। सबसे अच्छा तरीका है कि खुद पर हंसो।
अपने आप पर हंसो, फिर पूरी पूरी दुनिया हंसेगी। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, ये पूरी दुनिया आपकी अपनी हो जाती है अगर उस ईश्वर की, उस परमात्मा की कृपा आप पर हो जाए। गुजरात भक्ति की निर्माण भूमि है। हमारे यहां कहा जाता है भक्ति दक्षिण उपजी लाए रामानंद। दक्षिण में भक्ति उपजी, उत्तर प्रदेश में पहुंचकर भक्ति ने अपना बचपन देखा। राजस्थान में मां मीरा के पैरों में उसने अपनी जवानी और अपना यौवन देखा, और द्वारिकाधीश की प्रतिमा में समाकर भक्ति ने अपना निर्वाण पाया। वो गुजरात यहां पर है जहां मैं खड़ा हुआ। सुंदर वातावरण है कि पूज्य स्वामी जी के चित्रों से, प्रमुख स्वामी जी के चित्रों से, ब्रह्म स्वरूप महाराज के चित्रों से पूरा परिसर महक रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे दोनों विभूतियों के दर्शन करने और उनके सम्मुख अपने विचार प्रस्तुत करने का, विपाठ का अवसर मिला। अभी पिछले ही दिनों सूरत में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, आदेशित किया, और मैं वहाँ आया था। और मेरा ये भी सौभाग्य है कि प्रमुख स्वामी जी के जन्मोत्सव जयंती के 100 वर्ष पूरे होने पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें भी मुझे आदेशित किया गया है कि एक दिन मुझे जाना है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं पहले कवि को आमंत्रित कर रहा हूँ। आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, इसलिए कवि सम्मेलनों के आपको 2-3 कायदे समझा दूं, जिससे आप भी फायदे में रहेंगे और हम भी फायदे में रहेंगे। एक कवि की मृत्यु 2 जगह पर हो जाती है। एक तो समझदार श्रोता उसकी अच्छी बात पर चुप लगा जाए, ताली ना बजाए, और दूसरी वो जब बेवकूफ श्रोता बिना समझे ताली पीट दे। तो आपको थोड़ा इस संतुलन का याद रखना है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया अनुभव हो, तो आप क्या देखना कि आप इधर की तरफ देखना, ये बजा रहे हैं तो आप भी बजाना। और ये कई साल के ट्रेंड लोग हैं, ये कई बार रात को नींद में बजा देते हैं। कई बार सुरेंद्र यादव जी के साथ हुआ है, इन्होंने रात में नींद में कह दिया कि क्या पढ़ा है, क्या कहा है, तो भाभी जी ने जगाया कि ना तूने पढ़ा है ना कहा है, तो यूं ही पढ़ा है। तब इन्हें पता चला कि कार्यक्रम में नहीं हूं। कई बार आदत पड़ जाती है आदमी को। तो मैं पहले कवि को बुला रहा हूं। वो मुंबई से आए हैं, मूलतः उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन जन्म से मुंबई में रहते हैं, और बहुत ही अद्भुत कवि हैं, हास्य व्यंग के कवि हैं। आपको आनंदित करेंगे, उनकी बातों में आपको रस आएगा। देखिए, पागल हो जाना, बावला हो जाना भी अपने आप में एक बड़ा हुनर है। केवल मीरा पागल होती है, या कोई भगत सिंह पागल होता है, या कोई कबीर पागल होता है। आप अपनी लौ में पागल हो जाएं तो फिर आप राजसी ठाट भोगते हैं अपनी आत्मा का, यानी कि आप दिनेश बन जाते हैं। तो ऐसा दिनेश जो अपने आनंद में बावरा हो गया है, मैं उसे आमंत्रित करता हूं। पहले कवि के रूप में दिनेश बावरा को झूम के सुन लीजिए, बाकी सब तो रस बरस ही जाएगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए दिनेश बावरा। हेलो, मैं अरे बाप रे, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, इतना सम्मान देकर के मुझे आमंत्रित किया। कुमार साहब को छोड़ करके हमारे हिस्से में पटेल जी नहीं आए, उन्हीं को ही मूर्ति दी गई बड़ी वाली। तो हम तो घर पे क्या बताएंगे कि हम कहाँ गए थे, नमन भाई बोलो कि नहीं। कोई तनाव लेना नहीं, इको बिल्कुल मत करना भैया। हाँ, शार्प है ना, बस माइक। हाँ हाँ, मतलब माइक आपका इतना अच्छा है कि इसमें अगर राहुल गांधी भी भाषण करें तो नरेंद्र मोदी जैसी आवाज़ आए। बस हमारा कहने का तरीका ऐसा वाला रहेगा। व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये सर का जो माइक है, ओ भैया, माइक वाले भैया, सर का भी माइक चालू करिए। हाँ, वही प्रमुख हैं, हम ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, गाएंगे वही। हाँ, कोई टेंशन लेना नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने कभी अपने दादी के किस्से कहानियों में सुना था कि एक राजा होता था, एक राजकुमार होता था, जो अपने भाषा से, अपने व्यक्तित्व से दिल जीत लेता था। हमने सुना था, अगर देखा तो कुमार विश्वास जी के रूप में देखा, और आज यहाँ पर उनके संगत में बनना बन रहा है। देखिए, गुजरात में आए तो मैं जो जानता था कि आज वो धोती पहन के आएंगे, क्योंकि सर्वाधिक कथावाचक गुजरात ने दिए हैं, राम को गाने वाले गुजरात ने दिए हैं। और राम जहाँ पैदा हुए वो उत्तर प्रदेश है, वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। जो वहाँ से आता है, गुजरात उसको गाता है। इसके लिए इससे बड़ी उपलब्धि आज की रात हमारी क्या होगी। नहीं, ताली वाली मत बजाओ, मैं बहुत ठीक ठाक आदमी हूँ।
भारतीय आदमी की आदत होती है कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा 10वीं बार भी सुन रहा हो, तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक वो अक्षत फूल नहीं छोड़ता, क्योंकि ठीक से सुन ही नहीं रहा होता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे ठीक से नहीं सुनोगे, तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ। वहीं ताली ठोकना मेरी भी इज्जत रह जाएगी कि आपकी भी इज्जत रह जाएगी। और अतिरिक्त मेरा परिश्रम कम हो तो भी मुझे दाद ज़्यादा देना। हाँ। क्योंकि मेरे गांव से कुछ लोग मुझे सुनने आए हैं, इस चक्कर में ये करता क्या है। हाँ, वो रंजीता मैडम बैठी हुई हैं, मानस परिवार के लोग आए हैं, हमारे गांव के लोग हैं, तो मेरी गांव में इज्जत बन जाए, इसके लिए मेरी इज्जत करना। पहली टिप्पणी देखना, आपको आनंद आ जाएगा। पत्नी कितना भी काजू बादाम खाए, पिस्ता आदमी ही है। अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, बस यही वाला मामला रखना आप। अच्छा है। कोई तनाव पालना ही नहीं। आप लोग काफी अच्छा। हम राजनीतिक टिप्पणी करेंगे भी नहीं, क्योंकि सर हैं यहाँ पर, सर ज़्यादा करेंगे, रमेश मुस्कान जी, अभिराम जी, तमाम लोग बैठे हुए हैं, आप इनको सुनिएगा। बहुत अच्छी व्यवस्था में। देखिए, आप व्यापारी लोग हैं, कभी आप सब्जी मंडी जाएं, फल मंडी जाएं, तो फल वाला जब अपना टोकरा सजाना शुरू करता है तो सजाते 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 सबसे ऊपर वो फल रखता है जो सबसे ताज़ा और सुंदर होता है। उस एक फल की आड़ में नीचे के जितने सड़े गले होते हैं। हाँ, तो आज कुमार विश्वास जी ने जो फल का टोकरा सजाया, सबसे ऊपर मुझे रखा है। व्यापारी आदमी हूं, लेकिन अगली टिप्पणी पर मैं तालियां मांगता हूं कि अगर ये सारे फल न होते तो ये फल कभी भी ऊपर नहीं पहुंच पाता साहब। इनके कहीं न कहीं त्याग तपस्या ने मुझे ऊपर पहुंचाया है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। बहुत अच्छा लगा। मेरी बहन बैठी हुई है, हमारे अग्रज गुरुदेव बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। गुजरात आकर के बहुत अच्छा लगता है। हार्दिक बधाई। अब तो ले ही लो, आ ही गया अपने पास यार। आपने 2 शख्स ऐसे दिए हैं कि वो कोई माई का लाल हो, कुछ ही दिन वो कहीं और रह सकता है। अब देखिए, डॉक्टर साहब मुझे बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, अगर वो जिसको प्रेम करें वो आम आदमी हो ही नहीं सकता। वो खास ही होगा, और खास के ही शहर में होगा। मैं आपको क्या बताऊं, इन मैं कविता के मंच पर हूं और मैं कविता सुनाना भी चाहता हूं। आप अगर सुनेंगे, माताएं बहनें बैठी हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको तो समझ में आती ही होगी हिंदी गुजराती बहुत ज़्यादा। देखिए, एक टिप्पणी करता हूं, ये मूलतः मेरी ही है जो वो करते हैं। हाँ, सुनिएगा, अच्छा लगेगा। ये गुजरात जब गरबा खेलता है ना साहब, तो पूरी धरती को दुल्हन बना देता है, और जब पतंग उड़ाता है तो पूरे आकाश को दूल्हा बना देता है। आप उस राज्य के रहने वाले हैं, आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा। भैया, आप एलईडी पे देख रहे हैं, ठीक है, वो ठीक है, एलईडी पे आप देख रहे हैं, इनडायरेक्ट देख रहे हैं, लेकिन तालियां डायरेक्ट भेजा करो। हाँ, कि वो सही बता रहे हैं ना। बल्कि एलईडी तो बंद ही कर दो तो ज्यादा बेहतर है, थोड़ा इधर को मुड़ जाएंगे। अच्छा, क्या फायदा? हम कौन से ऐश्वर्या राय हैं कि आप वहां देख के ठुक कर लोगे भाई साहब। हम आदमी हैं, हमको सुनने के काम में लीजिए, देखने के काम मत लीजिए आप। तो आपको बात अच्छी लगे तो तालियां बजाना, क्योंकि कविता का रंग है। जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया। तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने गाया कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया। मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। और एक एक हाथ उठे ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए। ये कविता का रंग है साहब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये कविता का रंग हम आपके ऊपर रंग करके जाना चाहते हैं। आज आपके शहर में आए हैं पहली बार, तो आपको ये ऐसा देखिए, कुछ है, हमारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। एक अंग्रेज आया, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? तो हम तुलसी माता के पौधे के पास ले गए। हमने कहा ये हमारी अम्मा है।
उसने उखाड़ करके पत्ते पत्ते अलग कर दिए। बोली ये तुम्हारी अम्मा। अब मेरे अंदर का हिंदुस्तान जगा। हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लगे, पहले काले पैदा हुआ करते थे। अध्याय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा है। क्या है जीवन, जीजिए, आप बड़े लोग हैं, बढ़िया से एंजॉय करिए। हंसी बहुत बड़ी चीज है जो आज हम आपके पास बांटने आए हैं। राजनीति पर कोई व्यंग करता नहीं मैं, लेकिन अब क्या करूं, एक बात आ गई कि राहुल गांधी जी ने पंजाबियों को फोन किया और पूछा वोट किसको दिया बे, तो पंजाबियों ने कहा आपको। अब राहुल जी टेंशन में कि जो वोट हमको मिला तो हम हारे क्यों। बस इतनी सी बात है भाई साहब, बस इतना वाला आप समझ लेंगे तो आपको मजा। देखिए यहाँ जो सामने बैठे हैं लोग, पीछे बैठे हैं, आप भी गांव जीते होंगे। हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने लगे। हाँ, पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था। अब तो कॉन्वेंट कल्चर है ना, एक फादर घर में, एक स्कूल में, 2 फादरों के बीच में ट्यूशन अलग से, फिर रिजल्ट के नाम पर कुछ भी नहीं। तो ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है, तो मेरे पिताजी भावुक हो गए। उसने कहा मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको मैं 5 साल से बाप समझ रहा हूं वो तो अपना है नहीं यार। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा जब आप मेरे पिताजी नहीं है तो मेरे घर में क्या कर रहे हो। तो पिताजी ने कहा बेटा ये संस्कार बस कहना पड़ता है। हम संस्कार समझ गए, रजिस्टर में नाम लिखना शुरू किया। मास्टर ने मुझसे पूछा ये किसके पिताजी हैं। हमने कहा सर आपके ही हैं। जब हम आपके बेटा हो सकते तो ये भी तो आपके बाप हो ही सकते हैं, इसमें क्या अंतर है। लेकिन साहब क्या पढ़ाई उस जमाने में होती थी। एक इंस्पेक्टर साहब जांच करने आए हमारे उत्तर प्रदेश में, जांच, खचाखच बच्चे देखे हैरान, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे होते नहीं उत्तर प्रदेश में, सीधे बाप। हाँ, एक बच्चे को खड़ा किया, बोले बताओ तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन। बच्चे ने कहा रामलाल यादव। इंस्पेक्टर ने बोला ये कौन है बे। बच्चे ने कहा मेरे पिताजी का नाम है, 5 साल से घर नहीं आए तो मुझे लगा यही होंगे। हाँ सही बता रहे हैं आपको। टेंशन में आ गया, बोले तुम्हारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम। बच्चे ने कहा ज्यादा बड़बड़ मत करो मास्टर साहब, असली बात यह है कि हम असली स्टूडेंट है ही नहीं, हम तो भेड़ बकरी चरा रहे थे। मास्टर जी बोले क्लासरूम में बैठ जाओ, शाम को 10-10 रुपया मिलेगा। अब ये बताओ तुम दोगे कि कोई और देगा। वो पागल हो गया, उसने मास्टर को डांटना शुरू, क्या करते हो बच्चे असली नहीं है। मास्टर ने कहा देखो साहब असली तो हम खुद ही नहीं है, असली मेरे पिताजी हैं, मुकदमा लड़ने गए। उन्होंने बोला जा संभाल दे, संभालने के चक्कर में हम पहली बार आए हैं। अब तो पागल होकर के हेडमास्टर कैबिन के में पहुंचा इंस्पेक्टर और बोला किस बात की सरकार तनख्वाह देती है आपको, बच्चे असली नहीं, मास्टर असली नहीं। तो हेडमास्टर ने 10,000 की गड्डी निकाली, इंस्पेक्टर के हाथ पे रखी और बोला देखो साहब असली तो मैं भी नहीं हूं, असली मेरा बड़ा भाई है, वो खेत में काम कर रहा है। उसने कहा है कि इंस्पेक्टर आएगा उसके हाथ में 10,000 की कड़कड़ाती नोट रखना, बिना कुछ बोले सारी फाइलों पे साइन करके निकल लेगा। साहब आनंद वालों, गुजरात वालों, अगर अगला व्यंग अच्छा लगे तो बताना। इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपया लिया और बोला देखो ये तो मैं था कि जो 10,000 में मान गया, कहीं असली वाले साहब आते। जिस भी आदमी ने मुझे देख करके सीटी बजाई है कि तो उसको मूंछ नहीं दिखाई दे रही है। हाँ अच्छा लगता है कि आपको ऐसे आदमी को देख के बजाना सीटी। बुरी बात है, ऐसा मत किया करो। पहले दिन ही मास्टर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। तो हमने पूछा ये बिंदी क्या है। मास्टर ने कहा अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है। उन्होंने बोला ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो देखा हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है। चाची ने बोला बेटा ये चाचा हैं। हम टेंशन में आ गए। हम भाभी के पास गए, भाभी ये कौन है। बोले बाबू ये भैया है। हमारा माथा खराब हो गया। आनंद वालों, हम शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब हम कमोड पे चिटका हुआ पाए भाई साहब,
इतनी दुर्दशा चाचा की एक दिन में कभी नहीं देखी। तब आपके बीच में एक कविता सुनाता हूं, आपको आनंद आएगा इस आज के आशीर्वाद के साथ सुनिएगा कि देखिएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, अच्छी कविता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक शख्स ने अर्जी लगाई, बोला एक मकान हमको भी चाहिए भाई। अधिकारी ने नजर उठाई, बोला चाहिए मकान तो बताइए अपना नाम। शख्स बोले राम। वाह। अधिकारी बोला पिता का नाम बताएं। राम जी बोले दशरथ लिख दिया जाए। अधिकारी बोला पता अयोध्या मत बता देना वरना अस्तित्व ही खो बैठोगे। अभी तक तो मंदिर के लिए ही तड़प रहे थे, ये बताने के बाद सरकारी आवास से भी हाथ धो बैठोगे। बात है, वाह। अच्छा है। राम जी बोले जब अयोध्या है तो अयोध्या ही बताऊंगा और कहीं क्यों जाऊंगा। अधिकारी बोला लगता है रामलीला के सताए हुए हो या पागल खाना समझ के आए हुए हो। राम जी बोले ना रामलीला का सताया हुआ हूं ना पागल खाना समझ के आया हुआ हूं। आप तो मेरी अर्जी पर ध्यान दे दो, हूं तो मैं राम पर आप आम आदमी समझ के ही मकान दे दो। कवि के कहने का ढंग देखिए, आप आम आदमी समझ के ही मकान दे दो। अधिकारी बोला वाह वाह राम जी, न धनुष है न बाण है, आप राम हो इस बात का क्या प्रमाण है। राम जी बोले सब कुछ तो प्रमाण का ही खेला है, प्रमाण के ही चलते तो मंदिर निर्माण को इतने दिनों तक ठेला है। आज के बाद तेरे कार्यालय में कभी नहीं आऊंगा क्योंकि खुद को राम साबित ही नहीं कर पाऊंगा। वाह। अच्छा है। अगली दो पंक्तियों पर पांडाल बिना हाथ ताली बजाए रुक जाएगा तो जो चाहिए हार कर चला जाऊंगा यहां से। आज के बाद तेरे कार्यालय में कभी नहीं आऊंगा क्योंकि खुद को राम साबित ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अधिकारी एक बात कान खोल करके सुन ले, जब तक इस धरा पर सरयू की धारा बहेगी अयोध्या राम की थी, राम की है और राम की ही रहेगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दिनेश, बहुत अच्छे। क्या है, प्रेम करिए। मैं दुनिया में बैठ कहता हूं कि प्रेम करो, लव मैरिज करो। हाँ, क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है। अध्याय समाप्त हुआ। हाँ? इस पर लोगों को याद आया कि उनका भी अध्याय समाप्त हो चुका है। हाँ, ये तो ऐसे तलाश में कर रहे हैं कि मैं कुछ भी ऐसा कुछ मैं गलत कहता ही नहीं हूँ साहब। हम तो जीवन जीते हैं, हम घर जाते हैं, हमें जो सम्मान घर में मिलता है, जो आप आज आदर सम्मान हमें दे रहे हैं, अगर ये हमें घर मिल गया होता तो यहां हम आते आपके पास। हम घर के सताए हुए हैं। अच्छा हमारी छोड़ो, अगर आपको अपने घर पे मिल गया होता तो आप आते कि यहाँ पे ISDM साहब, कलेक्टर साहब कहाँ बैठे? ये बैठे बीच में। सर भगवान कसम मैं इतना सुनाने के बाद आपको बताता हूँ। मेरे पिताजी कलेक्टर कार्यालय में क्लर्क होते थे। तो जब भी कोई कलेक्टर साहब आते घर आके 3 लात मारते और बोलते ऐसी पढ़ाई करो कलेक्टर बनो, ऐसी पढ़ाई करो। हर 3 साल में कलेक्टर साहब का ट्रांसफर हो जाता, फिर आते फिर धोते। 20 साल तक आपके नाम से मैं इतना कूटा गया। सर जो दर्द है, कौन सा बाप नहीं चाहेगा कि उसका बेटा कलेक्टर बने, लेकिन कूट कूट के चाहेगा वो मेरा बाप था। सर उस दिन मैंने कसम खाई थी आनंद वालों कि मैं जरूर ऐसा कोई काम करूंगा कि कलेक्टर साहब नीचे बैठे होंगे। सर भगवान के घर देर है। आज आनंद की धरती ने साबित किया कि अंधेर नहीं है। हाँ सही बता तो क्या होता जीवन में होता, आनंद लीजिए आप लोग, बहुत बड़ी बात है। कमाल है। जीवन क्या है, हंसी मुस्कुराई। एक टिप्पणी करता हूं, दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी कि आप उदास हो अपने चेहरे पे लगा लें तो खूबसूरत लगने लगे। ईश्वर ने एक मुस्कुराहट बनाई है, चेहरा कैसा भी हो सिर्फ मुस्कुराते रहिए, दुनिया की सारी क्रीम फेल हो जाएगी और वो हम बांटने आपके बीच में आए हुए हैं। और अंतिम रूप से एक कविता हाँ भैया करके आपके बीच से विदाई लूंगा, क्योंकि मैं तो छोटा कवि हूं, कम पैसा लेता हूं, अगले साल भी आ जाऊंगा। सर मेरा काम कैश में भी चल जाता है। देखिए साहब एक बात कहता हूं, कवि को लोग झोला लटकाए हुए कल्पना करते थे। क्या है, कवि है
हमारी शादियां नहीं होती थी कवि के नाम पे। भगवान कसम बता रहे, मेरी तो नहीं हुई थी, आपके पता नहीं साहब, लेकिन एक शख्स निकला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के पिलखुआ शहर से, जो कवि के प्रति जो आदर सत्कार तो होता था, लेकिन सम्मान में सिर्फ तालियां और दांत के अलावा कुछ नहीं होता था। उस कवि ने साबित किया कि यश क्या होता है कविता के नाम पर, कीर्ति क्या होती है कविता के नाम पर, लग्जरियस क्या होता है कविता के नाम पर। आज हम उनकी बदौलत बैलगाड़ी से अगर मर्सिडीज तक की यात्रा कर पाए हैं तो श्रेय किसी और को नहीं, डॉक्टर कुमार विश्वास को जाता है। जगह एक बार तालियां बजा करके बताइएगा कि ये सच क्या है। बस 4 लाइनें सुनाकर हास्य की खत्म करता हूं। आपको अच्छा लगेगा कि एक बकरी एक बकरे को देखकर मिमियाने लगी, मीठी आवाज में बुलाने लगी, बोली सुनो बकरे राजा, हम जानवर हैं तो क्या हुआ, हमारे सीने में भी दिल है जो धड़ 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 धड़कता है, फर फर फड़कता है। बकरी ने कहा क्या बात है, बड़ी रोमांटिक हो गई हो, इश्क प्यार के चक्कर में खो गई हो। बकरी ने कहा आज मैं घास की जगह फिल्मी पोस्टर चबा के आई हूं, इसलिए मेरा दिल बेकरार है। सुनो बूढ़े राजा कहो न प्यार है, लेकिन मेरी इस कविता का एक ही मतलब और एक ही सार है। आज इस माहौल में हम एक साथ मिलकर बोलें कहो न प्यार है, कहो न प्यार है, कहो न प्यार है, कहो न प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां दिनेश के लिए, वाह क्या बात है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार और जोरदार तालियां बजाकर दिनेश का स्वागत करिए। वाह, कवि की यही जादूगरी होती है कि वो हंसते मुस्कुराते वो बात कह देता है जो दूसरे नहीं कहते, जिसमें झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, और यही कवि होने की उसकी लिबर्टी है। दिनेश ने पहले कवि की भूमिका निभाई। पहला कवि सबसे मुश्किल काम होता है। पहला कवि जैसे हलवाई जलेबी बनाता है ना, तो पहली जलेबी भट्टी में डाल देता है, तो ये पहली जलेबी भट्टी में डाली गई। हाँ, व्यवस्थाएं बन रही हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, ऐसे चलते माइक का पता नहीं है कि कैसे आवाज करेगा, किधर से लोग एलईडी पे देख रहे हैं, किधर हमें देखेंगे, ये पता नहीं है। ऐसे में उसने अच्छा काम किया। आप बहुत मन से सुन रहे हैं। आइए मैं ऐसे कवि को बुलाऊं जिससे सुनकर आप सोचने पर भी विवश होते हैं और आपको आपके जीवन में उत्साह भी आएगा, आपको कविता सुन के अच्छा भी लगेगा। एक बात और मैं कह दूं, हो सकता है इस परिसर में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को कवि की किसी बात का बुरा लगे, लेकिन मैं तो पहली बार आनंद आया हूं। पत्रकार मित्र भी यहां बैठे हैं, मुझे क्षमा करेंगे, ये तो स्थानीय पत्रकार हैं, ये तो नौकरी करने वाले लोग हैं। इस देश में इस समय सच तटस्थ नहीं है, सत्य है। सबको पता है कि कौन क्या बोलेगा। एक खबर है तो आपको पता है कि ये अखबार कैसे छापेगा और ये चैनल कैसे छापेगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि प्याज सस्ती है कि महंगी। मैंने कहा सस्ती खरीदनी है तो जी न्यूज से खरीद लो, और महंगी खरीदनी है तो एनडीटीवी में मिल जाएगी आपको। हमको सबको पता है, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन यह भी याद रखिए कि सत्ता जब जब अहंकारी होती है, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे देश की हो, राजा जब जब मार्ग भूलता है, केवल ये कवि सम्मेलन के कवि बचे हैं जो उसकी आंख में आंख डाल के सच बोलते हैं, वो आपकी तालियों की ताकत की बदौलत, आपके समर्थन के बदौलत। यही वो लोग हैं जिन्होंने 77 में जब आपातकाल में अपहरण हुआ भारत की आजादी का, लोकतंत्र का, तो इन्होंने रात रात भर कविता गाई और जेलों में गए। हम ही वो लोग हैं जो देश के बड़े विमर्श के बारे में बोल देते हैं और वो धीमे धीमे आपके होठों की मुस्कान बन जाता है, अंगारा बन जाता है। मैं एक ऐसे कवि को बुला रहा हूं जो वीर भूमि बुंदेलखंड से आए हैं और बड़े जोश के साथ अपनी बात कहते हैं। उनकी कोई बात बुरी भी लगे तो इसलिए स्वीकार कर लीजिए कि इस देश में तो पिछले 75 सालों में क्या क्या स्वीकार किया गया। अब हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी कह रहे हैं चिंता मत करो, सबसे ज्यादा तो आप ही हैं चिंता। इनको अभ्यास कम है सुनने का, सबसे कम अभ्यास इन्हीं को सुनने का, इसलिए इनको अभ्यास डालता हूं मैं ज्यादा। कांग्रेस के मित्रों को बड़ा अभ्यास, उनको आप कुछ भी बोल दो, बेईमान भ्रष्टाचार, ठीक है बोले थे ही, कोई बात नहीं, हम ना सुन रहे कोई बात। इनको अभ्यास करना चाहिए। और आखिरी बात कहकर अभिराम पाठक को बुला रहा हूं, इस पर आप तालियां देना और ये भी ताली देंगे जो किसी एक दल से जुड़े हुए लोग हों। हमारी चोटों को इसलिए स्वीकार करिए कि सड़क के किनारे पड़े हुए जिन पत्थरों ने हथौड़े और छेनी की चोट सहने से मना कर दिया, वो पत्थर बने रह गए, किसी मंदिर में पूजने योग्य मूर्ति नहीं बन पाए। तो अगर कवि बोले तो उसकी बात को स्वीकार किया जाए, सच के साथ स्वीकार किया जाए। आइए मैं सरदार पटेल की जन्मभूमि पर उसी पौरुष, उसी हनक, उसी तेवर के एक कवि को आमंत्रित करता हूं जो मुझे भी बहुत प्रिय है, मेरा पुराना मित्र है। आप सब जोरदार तालियों के साथ अभिराम पाठक को स्वीकार करें। एक बार और जोरदार तालियां बजाकर स्वागत।
माँ सरस्वती के चरणों में नतमस्तक करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी सुधी श्रोताओं को नमन करता हूँ। मेरी रचना धर्मिता राष्ट्र के फटते हुए आंचल को अपने शब्दों से ढकने का प्रयास करती है। वाह। लेकिन यदि कोई सरकार अच्छा काम करे तो उसको प्रोत्साहित करना भी हम लोगों का हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। बहुत अच्छा। आज इस मंच पर इस युग के युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास बैठे हैं और डॉक्टर कुमार विश्वास जिस मंच पर होते हैं उस मंच पर कविता की स्थापना होती है। मैं भी चाहूं तो 3 पंक्तियां पढ़कर के चौथे में जयकारा जोड़ करके आपसे जयकारा लगवा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने काव्य पाठ का शुभारंभ कविता की पंक्तियों से किया जाए और मैं इस देश के शौर्य की 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, सिर्फ 2 पंक्तियां। यदि इन 2 पंक्तियों में इस देश का शौर्य पूरी तरह से कह दिया हो तो यहां जितने भी लोग बैठे हैं मेरे गुजरात के मित्रों, इस उत्सव को महोत्सव बना देना। क्या बात है। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं इस देश के शौर्य की, सुनना। स्वागत है। सुनना डॉक्टर साहब कि सूरज जब भारत में आता है तो शीश उठाकर आता है। वाह। सूरज जब भारत में आता है तो शीश उठाकर आता है, पर शौर्य देखता भारत का तो शीश झुकाकर जाता है। वाह। पर शौर्य देखता भारत का। इस देश के स्वाभिमान पर 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। जब हमारे देश के स्वाभिमान अभिनंदन ने पाकिस्तान का एक रॉकेट गिराने के बाद धोखे से पाकिस्तान की जमीन पर पहुंच गया था तो पाकिस्तान को 60 घंटे के भीतर उसे वापस करना पड़ा। बजाओ तो तरीके से बजाओ। आपने बाघा बॉर्डर पर अभिनंदन को आते हुए देखा होगा। अभिनंदन जब चला आ रहा था तो हिमालय की तरह उसका वक्ष, उसका ऊंचा माथा और स्वाभिमानी मूछें भी आपने देखी होंगी। 4 पंक्तियां शुरू करता हूं, यहां से मेरा काव्य पाठ शुरू होता है, सुनना। कि सोए हुए शेर की न मूछ पे लगाओ हाथ, सोए हुए शेर की न मूछ पे लगाओ हाथ, शेर जो दहाड़ा खानदान मिट जाएगा। सोए हुए शेर की न मूछ पे लगाओ हाथ, शेर जो दहाड़ा खानदान मिट जाएगा। खाइयों में आपकी जो घूमते हैं जोर जोर, खाइयों में आपकी जो भौंकते हैं जोर जोर, तुम देखे लोगे अभिमान मिट जाएगा। खाइयों में आपकी जो भौंकते